देखिए, हम लोग आज का क्लास जो हम लोग का है वो ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर है। हम लोग ब्लड क्लॉटिंग को पढ़ने जा रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे ये फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं। एक चार्ट है, उसको हम लोग उसके थ्रू पढ़ेंगे। हम ब्लड क्लॉटिंग के इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर को पढ़ने जाएंगे और स्टेप वाइज समझने की कोशिश करेंगे। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं बेटा, ठीक है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं इंट्रिंसिक फैक्टर लिखा हुआ है इस चार्ट में और एक्सट्रिंसिक फैक्टर लिखा हुआ है। यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर है और इस जगह पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक पूरा का पूरा ब्लॉक दिखाई दे रहा है जिसमें इसने फैक्टर्स को अलग अलग नेम दे रखा है, नाम दे रखा है। याद रखिए, ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। कोई भी ह्यूमन या दूसरा ऑर्गेनिज्म हो, अगर कहीं चोट लगता है और टिश्यूज कटता है, अगर वेसल्स फटते हैं तो शरीर से ब्लड का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमारी बॉडी खुद से ब्लड क्लॉट कर लेती है और खून के बहने की प्रक्रिया को रोक देती है, ठीक है, जिससे हमारी बचाव हो जाता है या जान बच जाती है। यहाँ पे ये घटना घटती कैसे है या कैसे होता है, इसके लिए बाहरी और भीतरी दोनों तरह के कारक जिम्मेदार होते हैं बेटा। हम पहले इंट्रिंसिक कारक पे बात करेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करेंगे, देन हम लोग एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात करेंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि 13 फैक्टर्स होते हैं, 13 फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए, खून के जमने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला फैक्टर जो बेटा है, जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना, वो है क्या? देखिए, यहाँ पे अगर कहीं चोट लगता है तो उसके सरफेस वाले भाग में, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर जो है, जो हमारे ब्लड में ही अवेलेबल होता है, अगर चोट लगने पे ये इंट्रिंसिक फैक्टर सरफेस पे पहुंचता है, शरीर के सतह पहुंचता है, तो होता क्या है कि ब्लड फैक्टर जो 12th है, ब्लड फैक्टर नंबर 12, वो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेजमैन फैक्टर बोलते हैं बेटा, या सेरीन प्रोटीएजेज बोलते हैं। यहाँ देखो लिखा हुआ है इसका नाम, फैक्टर 12 का, ठीक है। उसे हम लोग हेजमैन फैक्टर, अदरवाइज सेरीन प्रोटीएज फैक्टर बोलते हैं। वो एक्टिव एक्टिव फैक्टर में, यानी एक्टिव 12th फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव 12th फैक्टर का रोल क्या होता है? ये एक्टिव 12th फैक्टर यानी हेजमैन फैक्टर जो एक्टिव हो जाएगा, तो वो फैक्टर नंबर 11 को, फैक्टर नंबर 11 जो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको वो एक्टिव 11th फैक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो बेटा 11th फैक्टर कौन सा है? तो यहाँ लिखा हुआ है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। याद रखो बेटा, हमारा जो 11th फैक्टर है हमारे ब्लड क्लॉटिंग का, वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है। स्टार्ट में ये हमारे ब्लड में इनएक्टिव फेज में पाया जाता है, जिसे एक्टिव फैक्टर 12 जो है वो एक्टिव प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट करता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं एक्टिव 11th फैक्टर जो है, इसका रोल क्या है? तो ये फैक्टर नंबर 9 को एक्टिवेट करता है बेटा। और फैक्टर नंबर 9 क्या होता है? तो यहाँ इसका चार्ट दिया हुआ, क्रिसमस फैक्टर। ध्यान रखिएगा, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 है, दैट इज क्रिसमस फैक्टर, और इसे भी जो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर है उसे एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है बेटा। आगे हम बात कर रहे हैं फैक्टर 10 की। तो फैक्टर 10 कौन सा है? तो इसे हम लोग स्टुअर्ट फैक्टर बोलते हैं या प्रोर फैक्टर बोलते हैं। तो 10th फैक्टर भी हमारा इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड में मौजूद है। और यह फैक्टर नंबर 8 और पीएल। फैक्टर नंबर 8 क्या होता है बेटा? तो फैक्टर नंबर 8 के प्रेजेंस में, याद रखिएगा, फैक्टर नंबर 8 के प्रेजेंस में यह एक्टिव कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है और प्लेटलेट्स, मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड के कंपेरिजन प्रेजेंस में ये एक्टिव हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे कैल्शियम आयन का होना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम आयन जो होता है, आयनिक कैल्शियम जो होता है, वो फैक्टर 4 का काम करता है बेटा। ब्लड क्लॉटिंग में फैक्टर 4 का काम कैल्शियम आयन करता है। इसको आप ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इससे होता क्या है, फैक्टर नंबर 10 जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो एक्टिव 10 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एक्टिव फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं, यह एक्टिव 10 जो है, यह जो एक्टिव 10 है वो फैक्टर फिफ्थ के साथ मिलकर के बेटा, फैक्टर फिफ्थ और पीएल के साथ मिलकर के, ध्यान देखिएगा, वो फैक्टर फिफ्थ और पीएल के साथ मिलकर के क्या कर रहा है, इसके साथ साथ कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है बेटा। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन क्या है? तो इनएक्टिव फैक्टर है, ठीक है, इसे ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रोथ्रोम्बिन है इसका रोल क्या है? तो ये फाइब्रिनोजेन को, जो एक घुलनशील प्रोटीन है, डिजॉल्व प्रोटीन है हमारे प्लाज्मा में, इसे फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और यह फाइब्रिन स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट के रूप में, ये जो फाइब्रिन है, जहाँ भी चोट लगा होता है, अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर चोट लगा हुआ है, तो जो फाइब्रिन है वहाँ नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, जाल की तरह जगह बना देता है, जिससे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं, बड़े पार्टिकल जो होते हैं, वो उसे क्रॉस नहीं कर पाते हैं बेटा। इसके साथ ही उस जगह पे आपको एक ब्लड क्लॉट दिखने लगता है, ठीक है, जहाँ पे फाइब्रिन
अपना मेसवर्क बना देगा, जाल बना लेगा चोटग्रस्त भाग पे, वहाँ से ब्लड बाहर नहीं आ पाता और एक क्लॉट बन जाता है। ये सारा फैक्टर जो था वो क्या था, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर था बेटा। ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड में जो फैक्टर्स मौजूद होते हैं उसके थ्रू ब्लड क्लॉट कैसे होता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी हैं जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। अगर हमें चोट लगता है, अगर किसी स्थान पर चोट लगता है और वहाँ कट बनता है, तो डैमेज टिश्यू यानी चोटग्रस्त ऊत तक जो है वो भी TF फैक्टर नंबर 7 को स्रावित करता है। और ये क्या करता है, ये एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। स्टेबल फैक्टर जो TF फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसे हम लोग टिश्यू फैक्टर कहते हैं। और इसके साथ ही साथ फैक्टर नंबर 7, ये दोनों मिल करके 10th फैक्टर को, ठीक है, 10th फैक्टर को जिसे स्टुअर्ट फैक्टर कहते हैं, इनएक्टिव 10th फैक्टर को एक्टिव 10th फैक्टर में कन्वर्ट कर देता है। और एक्टिव 10th कर क्या कर रहा है, तो एक्टिव 10th फैक्टर जो है वो एंजाइम की तरह बिहेव कर रहा है, किसके साथ मिल करके, फैक्टर नंबर 5 PL और कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन क्या है, तो फैक्टर 4 है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 है। इसके साथ मिल करके ये सब के सब एंजाइम की तरह काम करते हैं और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे के प्रोसेस जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, थ्रोम्बिन से फैक्टर 13, याद रखिए बेटा, फैक्टर 13 का भी निर्माण होता है। प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 13 में कन्वर्ट हो जाता है। इनएक्टिव फैक्टर 13 को एक्टिव फैक्टर 13 में कन्वर्ट करने का काम भी थ्रोम्बिन करता है। अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं थ्रोम्बिन क्या कर रहा है, तो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है बेटा, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है। और फाइब्रिन को स्टेबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर 13 की जरूरत पड़ती है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसे भी थ्रोम्बिन भी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी फाइब्रिन से स्टेबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करने में, यानी ब्लड क्लॉट बनाने के लिए हमें फैक्टर 13 की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त हो रहा है बेटा, इसे बार बार पढ़ के देख लीजिए, समझ के